ना मानेंगे हरगिज़ तुम्हारी ये बात। हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। नवाब हशमत बेग साहब ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी बेटी राफिया को अगवा कर लिया गया है। कहीं आप मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हैं? जब तक हमें राफिया का कोई सुराग नहीं मिल जाता तब तक तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओगे। राफिया, बेटा बेटा आराम से। राफिया, शबनम शबनम पानी लाओ जल्दी। आंखें खोलिए ना। सारे के सारे ठेके हमारे हाथ से निकल गए। बड़े बड़े ठेके तो दूर, हमें एक छोटा सा ठेका तक नहीं मिला। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सरफराज ने तो सरफराज ने हमें धोखा दिया। आराम साथ हमारी नींदें हराम करके आराम से सो रहा तू। जुल्फिकार साहब, एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अब कहने सुनने को बचा क्या है कमीने? बोल, ठेकों के तखमीने तूने बढ़ाकर दिए थे ना मुझे? बोल। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। झूठ झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है मुझसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपको सही तखमीने दिए थे। अगर तूने मुझे तखमीने सही दिए थे तो मुझे एक भी ठेका क्यों नहीं मिला? अब ये मैं क्या जानूं? तू नहीं जानता। तू नहीं जानता तो क्या तेरा बाप जानता है? जुल्फिकार, खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। अब तुझे जो करना है वो तू कर ले। यानी तू कबूल करता है, तू कबूल करता है कि तूने मेरे साथ गद्दारी की? हाँ हाँ, मुझे फख्र है मैंने तुझे धोखा दिया। गद्दारी? गद्दारी तो अपनों को धोखा देने का नाम है, लेकिन मैंने शाहिद और राफिया के साथ वफादारी की है। वफादारी, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। तूने बर्बाद कर दिया मुझे। बर्बाद कर दिया तूने मुझे। बर्बाद कर दिया तूने। मैं भी तुझे बर्बाद किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसे और काट के किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ चीर कौवे इसकी लाश को नोच नोच के खाएं। नोच नोच के। आदाब चची अम्मी। आदाब आदाब, बैठो 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 बैठो। अच्छा हुआ हशमत मियां तुम आ गए, वरना हम तो अकेले बहुत घबरा रहे थे। चची अम्मी, सब खैरियत तो है ना? अब खैरियत ही तो नहीं है, हम पे तो बस मुसीबत पे मुसीबत आती जा रही है। क्यों, क्या हुआ दादी जान? वही रात को 2 गुंडे आए थे और हमसे बड़े बदतमीजी से पूछ रहे थे कि सरफराज कहाँ है। कौन थे वो लोग दादी जान? पता नहीं, किसी जुल्फकार अली का नाम ले रहे थे वो। जुल्फिकार? हाँ, और ये भी कह के गए हैं कि सरफराज अगर आए तो फौरन उसे मिलने भेजे, वरना बहुत बुरा होगा। हेलो, कौन? हाँ ठीक है, मैं अभी अस्पताल आ रही हूँ। हाँ अबू जान, मुझे अभी अस्पताल जाना होगा, एक हंगामी मामला आया है। दादी जान इजाजत है? हाँ बेटा, इंसान को अपने फराइज पहले पूरे करने चाहिए। जाओ बेटा जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह, खुश रहो खुश रहो। हाँ बोलो फरजाना। आपा सरफराज को बहुत ही जख्मी हालात में अस्पताल लाया गया है।
देखिए, आप दादी जान को ये बिल्कुल भी जाहिर ना होने दें। उनका दिल वैसे ही कमजोर है, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ठीक है। क्या बात है, क्या कहा फरजाना ने? हाँ, वो कह रही थी कि उसे थोड़ी देर हो जाएगी। अबू, आप राफिया आपा को बाहर लेके जाइए, मैं हूं यहाँ। सरफराज, आंखें खोलो सरफराज। कुछ मत कहो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। हम सबकी दुआएं कबूल हुई, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अबू, उन्हें होश आ गया। बड़े डॉक्टर अभी अभी उनकी जांच करके गए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि सरफराज अब खतरे से बाहर है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो सरफराज, जुल्फिकार ने राफिया और शाहिद के खिलाफ तुम्हें क्यों इस्तेमाल किया? अब एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इस बयान की वीडियोग्राफी करवा सकती हूँ? कमाल है। वो वीडियो आप टीवी पर दिखाएंगे जिससे मुल्जिम जो है गिरफ्तार होने से पहले ही फरार हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो। शुक्रिया। हाँ तो सरफराज, जुल्फिकार राफिया और शाहिद के खिलाफ तुम्हें क्यों इस्तेमाल करना चाहता था? जुल्फिकार ये बात जानता था कि मैं उन दोनों के सबसे ज्यादा करीब हूँ। उसे लगता था कि मैं इस वाफियत का फायदा उठाकर इस काम को आसानी से अंजाम दे दूंगा। इस काम के लिए उसने मुझे 30 लाख रुपए बतौर उजरत किश्तों में दिए थे। 30 लाख रुपए? पर जब तुम जुल्फिकार के इरादों को कामयाब नहीं होने देना चाहते थे तो तुमने ये पैसे क्यों लिए? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि तुम इस काम के लिए राजी कैसे हुए सरफराज? सर, जुल्फिकार की बातों से मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि वो शख्स है जो अपने इरादों को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हुआ तो वो ये काम किसी और से अंजाम दिलवाएगा। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, ये काम मैंने अपने हाथ में ले लिया, जिससे मुझे जुल्फिकार के असली मंसूबे का पता लग सके। उस रात जब मुनीरा मंजिल से राफिया को उसके गुंडों ने अगवा किया तो मैंने छुप कर उनका पीछा किया और ये पता लगा लिया कि उन्होंने राफिया को कहाँ रख रखा है।
जुल्फ़िकार को तसल्ली दिला देने के बाद कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, उसके बाद मैंने वापस जाके राफिया को आज़ाद करा लिया। पर एक बात समझ में नहीं आती, तुमने राफिया को बेहोश क्यों किया? सर, राफिया को इसलिए बेहोश करना पड़ा क्योंकि अगर वो मुझे पहचान लेती तो हो सकता है कि वो मेरी किसी भी बात का भरोसा ना करती। अच्छा, जुल्फ़िकार को तुम पर शक कब हुआ? राफिया को आज़ाद कराने के बाद भी जुल्फ़िकार को मुझ पे शक नहीं हुआ, लेकिन जब शाहिद के इदारे का एक भी ठेका उसे नहीं मिला तो वो समझ गया कि मैंने उसे धोखा दिया है और वो मेरी जान का दुश्मन बन गया। और एक रात जुल्फ़िकार के गुंडों ने रास्ते में मुझ पर हमला कर दिया और मुझे बेहोश कर उठा ले गए। वहां जुल्फ़िकार ने अपने गुंडों को मुझे जान से मारने का हुक्म दे दिया। गुंडों ने मुझ पर तलवार से वार किया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस बयान पर जरा अपने दस्तखत कर दो। पेन दो। ठीक है, जरूरत होने पर फिर मुलाकात होती है। या अल्लाह, अब्बू, मुझे तो सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरफराज ने राफिया और शाहिद के लिए जानते बूझते हुए इतना बड़ा खतरा मोल लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई तिलिस्माती किस्सा सुन रहा हूँ। वल्लाह क्या बात है, इतनी दिलेरी दिखाई अपने सरफराज ने। या अल्लाह, हम जिसे जिंदगी भर खोटा सिक्का समझते रहे वो तो खरा सोना निकला। बेशक। हमने जिसे जिंदगी भर हिकारत की नजर से देखा उसने हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत की। अपनी जान की परवाह किए बिना ऐसा कोई फरिश्ता ही कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं कब तक घर जाने लायक हो जाऊंगा? घबराओ नहीं सरफराज मियाँ, बहुत जल्द हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे, फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर फरजाना, मैं चलता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर। फरजाना, मैं आपसे एक बात कहूँ? जी। बैठिए। जी कहिए। फरजाना, अगर आज आप लोग ना होते तो ना जाने मेरा क्या हश्र हुआ होता। पता नहीं मैं जिंदा रह पाता भी या नहीं। ऐसा मत कहिए, आपने तो हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई हैं। बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि अगर आप ना होते तो हम लोगों पर क्या बीतती। अब्बू जान, वो तो अपने आप को आपका एहसानमंद समझते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है। मामू जान को अपने आप को हमारा एहसानमंद समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपने आप को हमारा एहसानमंद समझेंगे तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। और फिर मामू जान और आपके घर आने का तो हक बनता है मुझ पर। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो कोई भी जानते बूझते अपनी जान को जोखिम में डाल दे। ये बड़े बड़े सूरमाओं के बस की बात नहीं है। हमें शर्मिंदा मत कीजिए।
मुबारक हो हशमत, मुबारक। भाई पूरी कहानी को सुना तो खुदा कसम मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इस कदर जाबाजी। इसकी दूसरी मिसाल मिलना नामुमकिन है। भाई मैं तो सलाम करता हूं सरफराज के हौसले को। और बिल्कुल भाई नवाबी खून है, वक्त पड़ने पर अपना रंग दिखाई दिया, इसमें कोई शक नहीं। और इसने ये भी साबित कर दिया कि अपना खून अपना खून ही होता है। हम सभी गलत थे जो सरफराज को एक गलत रास्ते पर चलने वाला नौजवान समझ बैठे थे, लेकिन उसने साबित कर दिया कि दरअसल हम लोग गलत थे जो उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। यार इन सब बातों पर गौर करते हुए अब सरफराज की तरफ तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। यकीनन। समझो कि आज से तुम ही उसके सरपरस्त हो हमेशा के लिए। बिल्कुल। अब तो वो इस खानदान का चश्म चिराग है। अब्बू, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। बेटा दरअसल आज चची अम्मी ने फिर से सरफराज और फरजाना के रिश्ते की बात छेड़ दी थी। इस रिश्ते को लेकर हम बहुत सोच में पड़ गए हैं। अब्बू, आपको तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है, सरफराज अपना बच्चा है, लेकिन फरजाना इस रिश्ते के लिए राजी होगी? मेरे ख्याल में मुझे एक बार उससे पूछ लेना चाहिए। अब्बू, आपने शायद गौर नहीं किया, फरजाना जो सरफराज की दिन रात अस्पताल में देखभाल कर रही है, वो सिर्फ डॉक्टर की हैसियत से कर रही है। फरजाना का झुकाव सरफराज की तरफ बचपन से ही था। अच्छा, और भाई तुम्हारी राय सरफराज के लिए वो बदली या नहीं बदली? अब्बू, हमें कोई एतराज नहीं है। तब तो ठीक है, तुम लोगों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मेरे लिए फैसला करने में बहुत आसानी होगी। अरे अब्बू, आपने आवाज दी होती मैं खुद ही हाजिर हो जाता। बेटे वक्त वक्त की बात है। वक्त और जरूरत इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अब्बू, बात क्या है? हर्षद, औलाद है ना माँ बाप का सहारा होती है, लेकिन जब औलाद ही बेसहारा हो जाए तो माँ बाप का सहारा कैसे बनेगी वो? लेकिन अब्बू जान, हम बेसहारा कहाँ हैं? आपकी सरपरस्ती में ही तो हैं। बेशक, लेकिन अरशद, ऐसी सरपरस्ती का क्या फायदा जिसमें इंसान खुश ना हो, आजादी ना हो। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम एहसान के मुकाबले में ज्यादा समझदार और जिम्मेदार हो। मेरे बाद मेरी विरासत को तुम ही संभाल सकते हो, लेकिन अब जब तुम मेरे ही नहीं रहे तो मेरी विरासत को कैसे संभालोगे? अरशद बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि छोटे को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, जिससे उसको सबक मिल जाए और वो सही रास्ते पर आ जाए। अरशद बेटा, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि शबनम एक नेक खानदान की नेक दिल लड़की है। मैं तुम लोगों की मोहब्बत को अज़दवाजी रिश्ते में बदलना चाहता हूं। अब्बा, क्या ये सच है? बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने हमेशा यही देखा है कि मैंने अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए तुम्हें यह लगता है कि मैं शायद तुम्हारे भी जज्बात के साथ खिलवाड़ करूं। देखिए अब्बा, बेटे, मेरे दोनों बेटे में हमेशा से यही कमी रही है कि वो मुझे एक सियासतदान समझते रहे।
कभी मुझे बाप नहीं समझा, और मैंने भी तुम दोनों को हमेशा एक सियासतदान की नजरों से देखा है। लेकिन आज मैं तुम दोनों को बाप की नजर से देख रहा हूं, और एक बाप की हैसियत से तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं नवाब साहब के वहां तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाऊं? क्या बात है बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? अब्बू, अभी अभी आपने कहा ना कि आप एक बाप की हैसियत से पूछ रहे हैं, इसलिए मैं एक बेटे की हैसियत से खामोश हो गया। अब्बू, एक फर्माबरदार बेटा वहीं शादी करता है जहां उसके वालिदैन चाहते हैं। अगर आप शबनम से मेरी शादी कराना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है अब्बू। अब्बा, आज आपने साबित कर दिया कि आप बहुत बड़े सियासतदान हैं। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सियासत मेरे साथ कर रहे हैं या भाईजान के साथ। बरखुरदार, एक बार तुम्हारे भाईजान की शादी हो जाए ना, उसके बाद तुम देखना, जितना बड़ा सियासतदान तुम मुझे समझते हो ना, उससे भी बड़ा सियासतदान निकलूंगा मैं, समझे? अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अब पहले से काफी बेहतर है। हम दुआ करते हैं कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। शुक्रिया। अरे शुक्रिया नहीं कहते, जब कोई दुआ देता है ना तो उसके बदले में आमीन कहते हैं कि वो दुआ जल्द से जल्द कबूल हो जाए। तो हम अपना शुक्रिया वापस ले लेते हैं और आमीन रब्बुल आलमीन कह देते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे मामूजान कैसे हैं? वो मत पूछिए, वो तो बहुत परेशान है। परेशान है? भाई भला क्यों? अरे आपसे मिलने के लिए परेशान है। वो यहाँ हमारे साथ आपकी अयादत के लिए आने वाले थे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया। अरे अगर वो यहाँ आ जाते तो दादी जान वहां पे तन्हा हो जाती। और पता है आपको, जब दादी जान तन्हा हो जाती है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन अभी अब्बू जान उनके साथ है तो इधर उधर की बातें करके दादी जान का दिल बहला रहे होंगे। और पता है, जब अब्बू जान नहीं होते हैं तो हम उनको तोता मैना की कहानियां सुना के दिल बहलाते हैं, है ना? अरे आप लोग कब आए? डॉक्टर साहिबा, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सीरियस मरीज को छोड़कर आप किसी और मरीज में दिलचस्पी ले रही हैं। खैर ये सब छोड़िए, पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे मरीज का दिल इस वक्त मामूल पर है या नहीं? चोट तो जिस्म पे लगी है, तो आप दिल का हाल क्यों पूछ रही हैं? बात ही कुछ ऐसी है, जो खबर अभी हम इन्हें सुनाने वाले हैं वो खबर सुनकर इनके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनके दिल का मुआयना कर लें। मुआयना क्या करना? दिल और गुर्दा दोनों मामूल पर हैं। आप जो भी खबर सुनाना चाहते हैं वो सुना सकते हैं। तो सरफराज भाई, अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि जो खबर अभी हम सुनाने वाले हैं वो खबर सुनकर आप तो नहीं उछलेंगे, पर आपका दिल जरूर उछल जाएगा। अल्लाह का वास्ता ये खबर थोड़ा सा जल्दी सुना दी है। तो खबर ये है कि दादी जान और अब्बा जान ने आप दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। यहाँ से छुट्टी होते ही चट मंगनी और पट शादी। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो